बहुत बार ऐसे होता है कि हम इनकम टैक्स या जीएसटी की कोई नोटिफिकेशंस आ जाती हैं या कोई अपडेशंस आ जाती हैं और हमें पता नहीं चलता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं बिकॉज हमें गाइडलाइंस चाहिए होती हैं कि जो भी नए नोटिफिकेशंस आए हैं, जो नए रूल्स आए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो हमें भी पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स या जीएसटी के जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ना होता है, सो दैट बीइंग अ एंटरप्रेन्योर हमें पता होना चाहिए कि हमसे कोई भी कंप्लाइंस स्किप ना हो जाए। ऑल्सो देर आर फ्यू जो फ्रेशर्स हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटी के नोटिफिकेशंस को कैसे रीड करना है। अब सबसे पहले मैं आपसे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ नाउ। इस स्क्रीन में सबसे पहले मैं आई हुई हूँ cbic.gov.in पे। आप देखिए cbic.gov.in जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्टल है, जिसपे हमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी अपडेशंस आते हैं वो सारे हमें इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहला अपडेशन हम जीएसटी का समझने वाले हैं। अब तो जीएसटी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नीचे ही बिल्कुल एक कॉलम रहता है जिसमें जीएसटी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जैसे लास्ट नोटिफिकेशन हमारा 30 जून 2021 को आया हुआ है, उसके बारे में मेंशन्ड है। तो अभी के लिए मैं एक बिल्कुल फुल फ्लेज प्रोसेस में समझेंगे हम। ये शॉर्टकट है एक, यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं हम, ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। बट हम फुल फ्लेज देखते हैं कि नोटिफिकेशन सारे होते कहाँ पे हैं। तो जब हम cbic.gov.in पे जाते हैं तो यहाँ पे जीएसटी का एक कॉलम आ रहा होता है। इस लिंक में जाने के बाद हमारे पास पूरा जीएसटी का जितना भी डेटा अवेलेबल होता है ऑन गवर्नमेंट पोर्टल वो सारा ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बुक्स आ रहे हैं जिसमें एक्ट्स है, रूल्स हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर फॉर्म, देन वी हैव एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस। अब हम डिस्कस करने वाले नोटिफिकेशंस को, तो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशंस ओपन कर लिए हैं। एंड नोटिफिकेशंस में हम सेंट्रल टैक्स के नोटिफिकेशंस को आज देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं ये आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे 2021 के नोटिफिकेशंस हैं ये, एंड सो ऑन। अगर आपको पिछले सालों के नोटिफिकेशंस देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे मैं 2021 का ही नोटिफिकेशन देख रही हूँ, एंड द नोटिफिकेशन नंबर 28/2021 ये नोटिफिकेशन है। वीडियो आई गेस रिकॉर्ड हो रही है, राइट। तो ये नोटिफिकेशन है 28/2021। तो ये मैंने व्यू कर लिया, सेम नोटिफिकेशन हमारा ओपन हो गया। अब जब नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया, यहाँ तक था कि हमें नोटिफिकेशन पे पहुंचना कैसे है। अब जब एक बार हमारे सामने नोटिफिकेशन आ गया है तो हमें उस नोटिफिकेशन को पढ़ना कैसे है, अब इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा है। कौन से डिपार्टमेंट ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने इशू करा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने करा है, और सीबीआईटी से ये नोटिफिकेशन आया है हमारे पास। ठीक है, अब नोटिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred under section 128 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। हमें ना सिंपल नोटिफिकेशन को हमने पढ़ना स्टार्ट करा और सबसे पहले हमारे सामने एक सेक्शन आ गया, सेक्शन 128। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ पे जाएंगे, वापस सीबीआईसी की साइट पे जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास एक्ट्स आ रहे हैं, और इसमें सीजीएसटी एक्ट जो हमारे पास आ रहा है, ये हमने ये सीजीएसटी एक्ट खोल लेना है। यहाँ पे अगर आप बुक्स में जाते हैं और यहाँ पे एक्ट्स खोलते हैं, यहाँ पे भी आपको एक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा जीएसटी का जो एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट है, वो खुल चुका है। अब हमें सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट में क्या देखना है, यहाँ पे क्या आया था, कौन सा सेक्शन है, 128। तो हम सबसे पहले जाके खोलेंगे सेक्शन नंबर 128। ठीक है, मैंने फाइंड कर लिया सेक्शन नंबर 128। तो हमें पता चल गया कि सेक्शन नंबर 128 जो है वो है पावर टू वेव पेनल्टी और फीस और बोथ। यानी कि डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहें तो जो भी पेनल्टीज लगती हैं, हमारी पेनल्टीज के सेक्शन है 122, 123 एंड 125 हमारा जनरल पेनल्टी का सेक्शन है। अगर इसमें कोई पेनल्टी लगती है, या फिर सेक्शन 47 की जो लेट फीस है, उसको अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू वेव कर सकती है, इन पार्ट और इन फुल। तो ये हमें समझ में आ गया, ये एक पेनल्टी वेवर का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 128। वापस से आ जाते हैं, हमने जो सेक्शन पढ़ना था पढ़ लिया है। वापस से आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पे जिसको हम पढ़ रहे थे। तो उस नोटिफिकेशन में हमें इन्होंने मेंशन करा है दैट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय सेक्शन 128, यानी कि इससे पता चला दिस नोटिफिकेशन
is for the waiver of some late fees or some penalty, right? ठीक है, तो इस जो नोटिफिकेशन जो पावर्स हैं इस सेक्शन में of the central government of the CGST Act, hereinafter in this notification referred to as the said Act, the government on recommendation of the council, government को GST council की recommendation के बाद government ने क्या decide करा है, and in supersession of notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, number 89/2020, डेटेड 29 नवंबर 2020। तो अब हमें चले जाना है किस नोटिफिकेशन पे, अब हमें चले जाना है नोटिफिकेशन नंबर 89/2020। अब खोल लेते हैं नोटिफिकेशन नंबर 89/2020। वापस से यहाँ पे नोटिफिकेशंस में गए, सेंट्रल, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो अब सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन नंबर 89/2020 को खोल लेते हैं। तो यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी हैव हियर 89/2020, ठीक है। अब 89/2020 में क्या लिखा हुआ है, आप पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 128, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125। सेक्शन 125 जो होता है, मैंने आपको अभी बताया भी है, जनरल पेनल्टी का होता है। हम चाहें तो उसको जाके देख भी सकते हैं, ये हमारा सेक्शन खुला हुआ है, तो ये ऊपर कर लेते, ये रहा हमारा सेक्शन 125, जनरल पेनल्टी का सेक्शन है हमारा। यहाँ क्या है वो पेनल्टी, 25,000 रुपीज तक एक्सटेंड हो सकती है CGST और 25,000 LCST, टोटल 50,000 रुपए की पेनल्टी है, जनरल पेनल्टी का क्लॉज है। तो वापस आते हैं सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 89 पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हियर जो ये नोटिफिकेशन है वो क्या कर रही है, 128 की पावर्स से वेव कर रही है कौन सी पेनल्टी को, जो सेक्शन 125 की यानी कि जनरल पेनल्टी को वेव कर रही है। किस चीज पर, फॉर नॉन कंप्लाइंस, क्या नॉन कंप्लाइंस करा, ऑफ द प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 सेंट्रल टैक्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है सीधा नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 पे। आइए चलते हैं नोटिफिकेशन ऑफ 14/2020 पे। तो यहाँ से मैं ये आ गए हम नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 पे। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 क्या बोलता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द 6th प्रोविजो टू रूल 46। तो अब हमें जाना है कहाँ पे, रूल 46 पे। तो GST पे गए, यहाँ पे हमारे पास रूल्स आ रहे हैं, ये CGST रूल्स हमने खोल लिया, ये रूल्स आ रहे हैं, और हम इसमें जाएंगे सीधा रूल नंबर 46 पे। तो ये हम आ गए हैं रूल नंबर 46 पे। तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, 6th प्रोविजो ऑफ रूल नंबर 46। आइए 6th प्रोविजो पे चलते हैं रूल नंबर 46 के। हो गया हमारा प्रोविजो नंबर 1, प्रोविजो मीन्स प्रोवाइडेड दैट। तो प्रोविजो नंबर 1, प्रोविजो नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 and then we have the 6th proviso which is the last proviso, जो बोलता है that the provided that the government may by notification on the recommendations of the council and subject to such conditions and restrictions as mentioned therein specify that the tax invoice shall have QR code। ठीक है, मतलब ये हो गया कि इन्होंने जो हमें रूल 46 में एक बार देख लेते हैं क्या बताया था इन्होंने रूल 46 में हमें बताया था कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हमारा चैप्टर 6 ऑफ रूल्स जो है CGST रूल्स का, वो बोलता है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या आइटम्स होनी चाहिए जिसकी वजह से टैक्स इनवॉइस एक वैलिड टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। तो उसमें हमने देख लिया कि ये चीजें होनी चाहिए, और उसके प्रोविजो में लिख दिया कि प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में on the recommendation of the council and subject to the conditions and restrictions प्रोवाइड कर सकता है कि एक टैक्स इनवॉइस में QR कोड भी कंपलसरी होगा। वापस आ जाते हैं नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 पे, जो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें 28/2021 पढ़ना है, राइट। तो उस प्रोविजन के हिसाब से ऑफ द CGST रूल्स, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल एंड इन सुपरसेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 72/2019। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चले जाना है 72/2019 पे।
ये रहा 72/2019 और ये खुल गया है। तो 72/2019 बोलता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द 6th प्रोविजन ऑफ रूल 46 जो हम अभी पढ़ के आए हैं, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल हेयर बाय नोटिफाइज, क्या नोटिफिकेशन दे रहे हैं, दैट एन इनवॉइस इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in a financial year exceeds 500 करोड़ रुपीस, मतलब अगर किसी भी पर्सन की, रजिस्टर्ड पर्सन की जो टर्नओवर है, बिजनेस टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो और वो क्या कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है, किसको, इनवॉइस इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2C की हमारी सेल हो रही है, business to consumer, hereinafter referred to as B2C invoice shall have quick response code। इसका मतलब हमारा नोटिफिकेशन नंबर 72 ऑफ 2019 ने बोला था कि हमको B2C की सप्लाई पे या फिर B2C की सेल्स पर QR कोड कंपल्सरी मेंशन करना है अगर जो बिजनेस है उसकी टर्नओवर कितनी है, एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, राइट। Provided that where such registered persons make a dynamic QR code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross reference of the payment using a dynamic QR code shall be deemed to be having a quick response code। ठीक है, तो इन्होंने बोला अगर आप एक डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू भी क्यूआर कोड शेयर कर देते हो तो वो भी मान लिया जाएगा कि आपके इनवॉइस पे क्यूआर कोड हो गया है। और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगी। तो हम इस नोटिफिकेशन पे, जिस नोटिफिकेशन के थ्रू आए थे, अब वापस उस पे चलते हैं। हम इस नोटिफिकेशन पे आए थे 72/2019 पे हम आए थे 14/2020 से। तो पढ़ते हैं 14/2020 को। तो ये बोल रहे हैं कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स जो 6th प्रोविजन ऑफ रूल 46 पे थी और 72/2019 पे जो क्यूआर कोड को कंपलसरी किया गया था, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। सेंट्रल टैक्स डेटेड द 13 दिसंबर 2019 पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 वाइड नंबर इतना डेटेड 13 दिसंबर 2019 एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स थिंग्स डन और omitted to be done before such separation, मतलब जो हो चुका है उसके अलावा, hereby notifies that an invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in a financial year exceeds 500 crore rupees other than those referred to in sub-rule 2, 3, 4 and 4A of rule 54 of said rules। तो अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना है रूल 54 पे। चलते हैं रूल 54 पे। ये रहे हमारे रूल्स और ये हम आ गए रूल 54 पे। ये आ गए हम रूल 54 पे। रूल 54 पे भी हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A। तो रूल 54 का सब रूल 2 जो बोलता है वो बोलता है वेयर द सप्लायर ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस इज एन इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी or a financial institution including NBFC, that said supplier may issue a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called for the services, for the supply of services made during a month at the end of the month, whether issued or made available physically or electronically, whether or not serially numbered, and whether or not containing the address of the recipient of taxable service but containing other information as mentioned in rule 46। तो सिंस रूल 46 में जो हमारी कंडीशंस थी उसमें कुछ कंडीशंस थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रूल 46 की जो कंडीशंस थी उनको ओवर रूल करते हुए बोल दिया सब रूल 2 ऑफ रूल 54 में। क्या बोल दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया कि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है या फिर आप एक एनबीएफसी है तो आप चाहें तो मंथ एंड में एक सिंगल इनवॉइस रेज कर सकती हैं अपनी पार्टी को, यानी कि बैंक का जो कस्टमर है उसको, और आपको बाकी रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे जो रूल 46 में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, 16 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी टोटल, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बट आप चाहें तो एट द एंड ऑफ द मंथ एक सिंगल इनवॉइस रेज कर सकते हैं, आपको मल्टीपल इनवॉइसेस रेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इन्होंने बोला सब रूल, अब हमें नेक्स्ट सब रूल कौन सा पढ़ना है, सब रूल 3, 4 एंड 4A। तो सब रूल 3 ने बोला कि जहाँ पे GTA है,
सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जहाँ पे जो सप्लायर है वो एक जीटीए है by a road in a goods carriage, the said supplier shall issue a tax invoice or any other document in lieu thereof by whatever name called, जिसमें क्या मेंशनड होगा, ग्रॉस वेट मेंशनड होगा, नेम ऑफ द कंसाइनर मेंशनड होगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो रूल 2, रूल सब रूल 2 और सब रूल 3 दोनों ही स्पेसिफिक लोगों के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक जनरल क्लॉज नहीं है, स्पेसिफिक क्लॉज है, ठीक है। और सिमिलरली इसमें इन्होंने क्या बोला था कि उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, इसमें मेंशन होना चाहिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है गुड्स का, कंसाइनर कौन है, वेट क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। goods and service tax identification number of the person liable for paying tax, whether as consignor, consignee or GTA, and also containing other information as mentioned in rule 46। मतलब आपको रूल 46 तो फॉलो करना ही है। फिर इन्होंने बोला कि अगर आप एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में है तो टैक्स इनवॉइस विल इंक्लूड टिकट आल्सो बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। एंड अगर आप एक सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स या फिर एडमिशन टू एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं तो उस केस में एक इलेक्ट्रॉनिक टिकट को भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि hereby notifies that an invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in a financial year exceeds 500 crore rupees other than those जो अभी हमने mention करे, and the registered person referred to in section 14 of IGST Act। अब देखते हैं सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट क्या कहता है। ये हम आ गए IGST एक्ट में और सेक्शन 14 को खोल लेते हैं। सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट कहता है स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिट्रीवल सर्विसेज। तो जो OIDAR सर्विसेज हैं उसके ऊपर बात करता है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम आ गए वापस से यहाँ पे, यस। एंड रजिस्टर्ड पर्सन रेफर टू इन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वाला पर्सन है वो, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हेयरइन आफ्टर रेफर टू एज द B2C इनवॉइस shall have dynamic QR कोड। तो नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 ने बोला कि ये जो लोग हैं, इसको तो पहले ही बता दिया था यहाँ पे ही 72/2019 में हमें पता चल गया था। इसको पीछे कर देते हैं। 72/2019 की नोटिफिकेशन में पता चल गया था कि आपको क्या इशू करना है, आपको इशू करना है अपने B2C इनवॉइस के ऊपर QR कोड अगर आपकी जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बोला 14 ऑफ 2020 पे कि जो लोग सब रूल 2, 3, 4 एंड 4A में कवर्ड हैं या फिर जो सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक वाला पर्सन, तो ये स्पेसिफिक पर्सन इन्होंने एक्सक्लूड कर दिए। प्रोवाइडेड दैट टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन shall have dynamic QR कोड। तो बाकी सबके जो इनवॉइसेस होंगे B2C इनवॉइसेस, उसमें आपका डायनेमिक QR कोड होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर such registered persons makes a dynamic QR code available to the recipient through a digital display। सेम पॉइंट है, पीछे भी लिखा हुआ था सेक्शन नोटिफिकेशन 72 ऑफ 2019 पे। Such B2C invoice issued by registered person containing cross reference of the payment using a dynamic QR code shall be deemed to be having a QR कोड। तो उनका अगर आपने रेफरेंस भी दे दिया और आपने एक डिजिटली डिस्प्ले कर दिया उस QR कोड को, तो भी मान लिया जाएगा कि आपने QR कोड इशू कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो रही थी 1 अक्टूबर 2020 से। तो अब हम इस नोटिफिकेशन पे पहुंचे हैं, किस नोटिफिकेशन से, 14 ऑफ 2020 पे हम किस नोटिफिकेशन से पहुंचे हैं, 89 ऑफ 2020 पे। तो 89 ऑफ 2020 पे हम क्या पढ़ रहे थे कि सेक्शन 128 यानी कि वेवर जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वेव कर रहे हैं कौन सी पेनल्टी, जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 की, फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 जो अभी हमने पढ़ी, पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट बिटवीन द पीरियड 1st December 2020 to 31st March 2021, subject to the condition that the said person complies the provision
फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, मतलब इसमें 89 ऑफ 2020 पे इन्होंने नवंबर 2020 में हमको ये वेवर दे दिया था, जनरल पेनल्टी वेवर दे दिया था ऑलरेडी, कि अगर आपने इस जो आपका नोटिफिकेशन से आपको क्यूआर कोड का कंपल्शन आया है, अगर आपने इसको कंप्लाई नहीं करा, कब तक नहीं करा आपने कंप्लाई, 1 दिसंबर से 31 मार्च 2021 तक अगर आपने कंप्लाई नहीं करा तो आपका एक जनरल वेवर था कि आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, प्रोवाइडेड अगर आप 1 अप्रैल 2021 से वो लगा दे। तो वापस आते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2021 डेटेड 30 जून 2021, जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी यहीं से हमने। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि हम वेवर कर रहे हैं सेक्शन 128 की पावर्स से। किसका वेवर कर रहे हैं? सेक्शन 125 की पेनल्टी का। और क्या कर रहे हैं ये? इन कॉन्टिन्यूटी टू सेक्शन 80 नोटिफिकेशन 89 ऑफ 2020। पूरा पढ़ लेते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ CGST एक्ट, hereinafter in this notification referred to as the said act, the government on recommendations of the council and in suppression of notification of government of India in the Ministry of Finance number 89 of 2020, जिसमें exemption मिली थी 31 मार्च तक, जनरल वेवर मिला था 31 मार्च तक, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट इस डेट को, एक्सेप्ट एज रिस्पेक्ट्स थिंग डन और ओमिटेड टू बी डन, जो हो गया या फिर कुछ छूट गया बिफोर सच सेपरेशन, हेयर बाय वेव्स, कि अब तक जो हो गया कोई बात नहीं, हम वेव कर रहे हैं क्या? पेनल्टी पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 125, जनरल पेनल्टी की वेवर हो रही है for the said act for non-compliance of the provisions of notification number 14 of 2020, जो 14 of 2020 में इन्होंने हमें मेंशन करा था कि हमें क्यूआर कोड मेंशन करना है, अदर देन ये कुछ लोग हैं जिनको मेंशन नहीं करना। पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट इस डेट को, बिटवीन द पीरियड 1 दिसंबर 2020 टू 30 सितंबर 2021, मींस एक और वेवर आया है हमारा 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक। ऑलरेडी 31 मार्च तक तो था ही, बट उसमें था कि आप प्रोवाइडेड आप 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं ये कंप्लाई करना। तो अब इन्होंने बोल दिया है कि आप अगर 1 दिसंबर 2020 से नहीं भी कर रहे हैं और 30 सितंबर 2021 तक नहीं भी करते हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड द ऑनगोइंग द मार्केट कंडीशंस जो भी हैं, तो वो भी उस चीज को समझ रहे हैं, एंड देन दे हैव एग्जेम्प्टेड, और यू कैन से दे हैव वेव्ड अंडर सेक्शन 128। क्या वेव करा उन्होंने? सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी का वेवर मिल गया है, तो अब वो पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरीके से हम कोई भी सेक्शन को पढ़ सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। दिस इज द वे टू रीड एनी सेक्शन, एनी नोटिफिकेशन। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू शुड नो कि हाउ टू रीड द नोटिफिकेशंस ऑफ जीएसटी। आई होप हम जल्दी ही इनकम टैक्स के ऊपर भी ये सेम प्रोसेस लेके आएंगे कि इनकम टैक्स की नोटिफिकेशंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।